हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करें लाइन चार्ज बिटवीन टू अर्थ पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स के लिए बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें हमने क्या क्या कर लिया था। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में हमने कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये हमने समझ लिया था। और हमने क्या देखा था, हमने ये देख लिया था कि बाउंड्री कंडीशंस किस तरीके से अप्लाई करेंगे। और दो बाउंड्री कंडीशंस हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, दो नहीं मतलब एक तरीके से चार कर चुके हैं। ठीक है, हमने देख लिया था कि y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू a पर किस तरीके से बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे, क्या क्या वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि ये सारे निकाल लिया था हमने, k इक्वल टू n/a ये वैल्यू आ गई थी। फिर हमने सारी चीज़ें रख ली थी इसमें, है ना, इसमें तो और कुछ बताने का नहीं है, मैथमेटिक्स ही है। ठीक है, आपको बस कंडीशन रखना आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही प्रोसीजर आगे भी फॉलो होंगे, ऐसे ही आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी पड़ेंगी और बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कैसे क्या है। एक दो बार रिपीट करेंगे अपन तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में तो अभी आ रहा होगा, याद हो जाएगा एंड टू एंड, बस ये है। ठीक है, फिर सेकेंड बाउंड्री कंडीशन में हमने कहा था कि x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पर भी अप्लाई करनी थी। प्लस माइनस इन्फिनिटी पर जो फाई है वो दो में ब्रेक हो गया था, तो एक काम कर चुके थे, दूसरे का मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो आई होप कि आप लोगों ने करके रखा होगा। जिन्होंने कर लिया है वो चेक कर लें, और जिन्होंने नहीं किया है ना, उनका तो फिर मैं क्या ही कहूँ, उनके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। चलो खैर फिर जो है ये इसको अपन ने नंबर नहीं डाला, इसको नंबर डालो 11। ठीक है, इसकी अपन को पड़ेगी ज़रूरत। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी के लिए पहले तो माइनस इन्फिनिटी वाला ये रीज़न है लेफ्ट हैंड वाला, तो उसमें जो पोटेंशियल था वो कौन सा था, φ1। तो उससे मेरे को एक चीज़ मिल गई थी कि c1 डैश की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, c1 के बराबर मिलेगी। ठीक है, अब हम कर रहे हैं x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि जो रीज़न है हमारा 0 से इन्फिनिटी वाला, यानी कि राइट हैंड साइड वाला, उसमें पोटेंशियल φ1 नहीं है, φ2 है। समझ में आ गई। तो आप क्या करोगे, कहाँ रखोगे ये वैल्यू, रखोगे बाय इक्वेशन 9 में ही हमने रखी थी माइनस इन्फिनिटी, और 9 में ही रखेंगे प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी जो है वो उससे φ1 मिला है, फाई नहीं मिला। अगर फाई मिलता तो मैं फिर अगली बाउंड्री कंडीशन इसी में रखती, इस बात पे खास ध्यान रखना आप। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 9, इक्वेशन 9 ये रही। ठीक है, ये रही इक्वेशन 9। इसमें क्या करना है आपको, x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी रखना है। प्लस इन्फिनिटी रखोगे आप, तो प्लस इन्फिनिटी रखने पर क्या होगा, एट x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी फाई इज इक्वल टू 0, है ना। तो फाई तो मिल जाएगा आपको 0, तो फिर आप क्या रखोगे, प्लस इन्फिनिटी रखोगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप क्या रखोगे, प्लस इन्फिनिटी, चलो रख ही देती हूँ मैं समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी c1 प्लस c1 डैश अपॉन 2, ई की पावर क्या हो जाएगी, प्लस इन्फिनिटी प्लस c1 डैश माइनस c1 अपॉन 2, और ई की पावर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा c2 साइन n पाई बाई a इंटू वाई। इसको नहीं छेड़ना हमें, क्योंकि हमें तो सिर्फ x की वैल्यू रखनी है। अब देखो ई की पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी, तो ये जो चीज़ है ये पूरी इक्वेशन को इन्फिनिटी बना दिया, इसलिए वैलिडिटी के लिए इस इन्फिनिटी वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए। देयरफॉर क्या होगा, c1 प्लस c1 डैश इज इक्वल टू 0, कोफिशिएंट तो 2 भी है तो वो तो 0 में चला गया। ठीक है, इससे क्या होगा, c1 डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस c1। तो पहले रखा था हमने c1 डैश इज इक्वल टू प्लस c1, अब रखना है हमें c1 डैश इज इक्वल टू माइनस c1। ठीक है, तो ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, मुझे कहाँ रखना है अब इसको, 11 को हमें रखना है 9 में ही। ठीक है, 11 को हम कहाँ रखेंगे, 9 में, यानी कि जहाँ c1 डैश है उसकी जगह पर माइनस c1 रखेंगे, तो मिलेगा क्या, φ2 मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो मुझे पता है थोड़ा सा पजलिंग लग रहा होगा स्टार्टिंग में, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दो बार आप इस चीज़ को पढ़ोगे, देखोगे, प्रोसीजर को याद करने की कोशिश करोगे कि हाँ भाई इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। मैं भी उस चीज़ को प्रेशराइज कर रही हूँ जहाँ पे आपको जहाँ ज़्यादा ध्यान देना है, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। बाकी जब हम अगला टॉपिक करेंगे तो वहाँ भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। बाउंड्री कंडीशंस चेंज हो सकती है, वो तो देखो डिपेंड करती है कि केस कौन सा है, बाउंड्री कंडीशन, तो बाकी प्रोसीजर यही फॉलो होगा। ठीक है, तो प्रोसीजर को ध्यान से देखो आप, और एक बार में सब कुछ नहीं आता भाई, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, एक बार में ना तो हमें आया था ना आप लोगों को आएगा, शुरू में अटपटा सा लग रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 11 को कहाँ रखेंगे, 9 में, इक्वेशन 11 को 9। अब दिक्कत ये है ना कि बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो अपन सारी चीज़ों को साथ में देख सकते हैं,
लेकिन आपके तो नोट्स हैं वो तो साथ में रेडी हो रहे होंगे ना, हर पेज आपका आपके आंखों के सामने है, तो आपकी आंखों के सामने पूरा पूरा प्रोसीजर एक बार में आपको दिख रहा है, ठीक है। मेरे तो पेजेस बाई पेजेस होते हैं, इतनी सी स्क्रीन पे इतना ही दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो लिमिटेशन है ना वीडियो क्लासेस की, तो लेकिन आपके रजिस्टर में तो लिमिट नहीं है, आपको पूरा एक बार में पूरा प्रोसीजर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो उस पर गौर करो आप स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलो 11 को कहाँ रखना है हमें, 9 में। 9 कहाँ गई, रखो ज़रा, 11 को रखो 9 में। C1 डैश की जगह पर क्या रखना है, -C1, तो ये फाइव वो जो है वो 5 बन जाएगा, क्योंकि हम प्लस इन्फिनिटी वाले रीजन की बात कर रहे हैं और वहाँ पर पोटेंशियल कितना है 5 है, ठीक है। समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। C1 डैश की जगह पर क्या रखना है, C1 डैश इज इक्वल्स टू -C1, तो ये तो 0 हो गई, ये वाली टर्म तो क्या हो गई, देखो ना यहाँ पे C1 डैश की जगह -C1 रखेंगे तो ये तो 0 हो गई। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो या तो आप रख लो C1 की जगह पर -C1 डैश, या C1 डैश की जगह -C1 भी रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या आएगा, एक माइनस और आ जाएगा, तो माइनस को हम कांस्टेंट में इंक्लूड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब वो माइनस को कांस्टेंट में इंक्लूड ना करना पड़े, इसलिए हम क्या कर देते हैं, C1 की जगह पर -C1 डैश रख दो आप चाहो तो, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा आपका 2C1 डैश बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। रखो तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, C1 डैश और ये C2, ठीक है। और साथ में क्या आएगा, e की पावर -n πx/a, और साथ में क्या आएगा sin n πy/a। तो 2 सॉल्यूशन मिले ना हमें, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर कितनी, चलो इक्वेशन बाद में डालेंगे, इसको एक कांस्टेंट लिख दो, φ2 इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, इसको लिख दो bn। अब दोनों को साथ में देखो क्या अंतर है, इसको 12 डालो ना, 13, ठीक है। देखो इक्वेशन 11 और 13 को साथ में देखो, दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये 5 है, इसमें आ रहा है पॉजिटिव n/x/a, इसमें आ रहा है नेगेटिव, ये 5 है, यहाँ है an, यहाँ है bn, बाकी साइन n/y तो ये तो रहना ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे तो कुछ रखा ही नहीं। बात समझ में आ रही है, तो एक लिंक बैठता है इससे चीज़ों को ऐसे देखने पे, ठीक है। एनालिटिकल तरीके से पढ़ा करो, एनालिसिस करते हुए कंपैरेटिवली पढ़ा करो, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 11 और 13 में हमें दिख रहा है कि हमें 5 भी मिल गया और हमें 5 भी मिल गया, ठीक है। अब हम पता है क्या यूज़ करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे हमारी जो हमने स्टार्टिंग जब शुरू की थी, मतलब बिल्कुल हमने जब स्टार्ट किया था तो मैंने बाउंड्री कंडीशन बताई थी फंक्शन के लिए, याद है, पॉजिटिव लिनियर चार्ज के लिए फंक्शन फाई और उसका जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो अब काम आएंगी ये दोनों, मैंने बोला था आपको जब आप सारे निकाल लोगे ना तो लास्ट में ये काम आएगी आपको। तो अब देखो 5 इज इक्वल टू 5 होना चाहिए कब, x बराबर 0, हम 5 भी निकाल चुके 11 में, हम 5 भी निकाल चुके इक्वेशन 13 में, दोनों को इक्वल करेंगे x इज इक्वल टू 0 पर। समझ में आ रही बात, हमने ये सारा ताम झाम क्यों किया था, ये वैल्यू निकालने के लिए, C1 डैश, C2 डैश और k की वैल्यू निकालने, के निकाल लिया हमने ये निकाल लिया कि C1 इज इक्वल टू C1 डैश होगा, C1 डैश इज इक्वल, ठीक है। C2 की वैल्यू कहाँ आएगी, C2 डैश की वैल्यू 0 आएगी। तो ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने निकालने के लिए हमने ये सारा तामझाम किया था, यानी कि हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की थी, या जिन्हें हम परिसीमा प्रतिबंध कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अब भी हमारे पास 2 कांस्टेंट है, कौन कौन से, an और bn, ठीक है, वो भी तो निकालने पड़ेंगे, अरे भाई निकालने पड़ेंगे कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, 2 बाउंड्री कंडीशन लग गई, तीसरी लगाओ, थर्ड बाउंड्री कंडीशन, एट x इज इक्वल्स टू 0, 5 इज इक्वल्स टू 5 ठीक है। 5 कितना, यहाँ पे लिख देती हूँ, बार बार वो पेज नहीं लाना पड़ेगा, सिंस 5 इज इक्वल्स टू an e की पावर n/x/a और साइन n/y/a, इक्वेशन नंबर 11 है, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे एक ही पेज पर ताकि बार बार उसको लाना नहीं पड़े, ठीक है। चलो x इज इक्वल टू 0 पर 5 5 के बराबर है, रखो ना भाई, x इज इक्वल टू 0 रखो यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 रखने पर ये 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 रखने पर ये भी 1 हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको मिलेगा 5 इज इक्वल टू 5 यानी कि n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an e की पावर तो आएगी नहीं, वो तो 0 हो गई, साइन n/y/a इज इक्वल टू क्या आएगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन n/y/a,
अब ये साइन साइन समीशन वमीशन ये भी हट जाएंगे, तो क्या मिलेगा, ए एन इज इक्वल टू बी एन। मतलब जो दो कांस्टेंट थे उसमें भी अब एक ही रह गया, कौन सा, दोनों में से कोई सा भी निकाल लो, दोनों तो बराबर ही हैं एक दूसरे के, समझ में आ गई। तो ये हो गई 14, यानी कि ए एन की वैल्यू बी एन के बराबर है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए या तो ए एन निकालो या बी एन निकालो, दोनों में से एक निकाल लो, हमारा काम हो जाएगा, सारे कॉन्स्टेंट्स निकल जाएंगे, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन पूरी हो जाएगी। अब उसमें कौन मदद करेगा, अरे भाई डेरिवेटिव करेंगे। अभी तो ये रह रही है इक्वेशन 4, ठीक है, ये मदद करेगी, यहाँ पे लिख दो बाय इक्वेशन 3 ताकि आपको याद रहे कि ये मैंने कहाँ से लिखी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ए एन का मान याद करना है। ठीक है, ए एन लिख लो, बी एन लिख लो, मर्जी आपकी। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशन ऑफ इक्वेशन 4। 4 में क्या था, है भाई, 4 में क्या था, 4 में डिफ्रेंशिएशन है, क्या है पहले लिख दूँ, 4 क्या है, 4 है हमारे पास q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या जिसी को हमने सिग्मा y कहा था अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डेल्टा y माइनस डी इज इक्वल्स टू डेल फाई 1 बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई 2 बाई डेल एक्स। ठीक है, ठीक है भाई, तो देखो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डेल्टा y माइनस डी दैट विल इक्वल्स टू डेल फाई 1 बाई डेल एक्स, फाई 1 कितना ये रहा, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा भाई, एन पाई बाई ए आगे आएगा, बाकी सारी चीज़ ऐसी की ऐसी आएगी। ठीक है, इस वाले में क्या आएगा, माइनस एन पाई बाई ए, और एक माइनस आगे ये भी है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अरे भाई अब ये डिफरेंशिएशन थोड़ी करके दिया, उसमें ऑलरेडी ये काफ़ी पेजेस का हो गया है, उसमें डिफरेंशिएशन करूँगी तो और लाइन्स भरेंगी, तो मन में कर लो। ठीक है, हमें पता है एक ही टर्म है, आगे आएगा एन पाई बाई ए, बाकी सारी चीज़ ऐसी की ऐसी आएगी आएगी। फिर क्या आएगा, ए एन और बी एन की वैल्यू तो ऑलरेडी बराबर हो गई है, तो ये दोनों में तो चाहे आप यहाँ भी ए एन ही लिख दो तो कोई दिक्कत थोड़ी है, बी एन की जगह पर यहाँ भी ए एन लिख दोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर क्या आएगा, माइनस एन पाई बाई ए आगे आएगा, तो उससे ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एन पाई बाई ए और एन पाई बाई ए मिलकर कितने हो जाएंगे, 2 एन पाई बाई ए, क्यों, क्योंकि है तो दोनों सेम ही। नहीं समझ में आई बात, ठीक है, करके देखना आ जाएगी। समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, दोनों मिलकर के कितने हो गए, 2 एन पाई बाई ए, और साथ में क्या आ गया, ए एन साइन एन पाई बाई अपॉन, आप क्या करना, ए एन बराबर बी एन मिल जाए ना, तब आप उसको ये इक्वेशन नंबर 13 में बी एन की जगह पर ए एन लिख देना अलग से स्टेप में। ठीक है, फिर आप ये वाली कंडीशन लगाना, फिर डिफ्रेंशिएट करना, यही मिलेगा आपको। ठीक है, अब मैं डिफ्रेंशिएशन करना थोड़ी सिखाऊंगी, चलो। अब आपको क्या करना है आगे का काम, वो जरा थोड़ा ध्यान से देखो, हालांकि अभी भी ये डेरिवेशन कम से कम और खींचेगा 3-4 पन्नों में, और क्योंकि आगे जो इंटीग्रेशन आएंगे ना वही है कम से कम एक एक पन्ने के। ठीक है, लेकिन उनको मैं रफ में बताऊंगी, वो आपको एग्जाम में भी करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आप उनकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन आने चाहिए, ये नहीं कि डायरेक्ट उनकी वैल्यू चिपका दी टीप टाप के, नहीं, आने चाहिए इंटीग्रेशन की कैसे हुआ है। ठीक है, तो अभी तो और चलेगा ये, चलो, मेरे को तो अंदाज़ा भी नहीं है कितने पेजेस हो गए, 5-6 तो हो ही गए होंगे। ठीक है, मैंने बोला था 7-7 8-8 पन्ने के एक एक डेरिवेशन आएगा, टॉपिक कम है, टॉपिक तो मुश्किल से 4 या 5 ही है, लेकिन हर जो टॉपिक है उसमें 8-8 9-9 पन्ने भरेंगे। ठीक है, तो लेंदी है, बस ये है। क्या करना है आपको, ये जो इक्वेशन मिली है ना आपको, इसको 15 डाल दो चाहे तो, इस इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय साइन एम पाई बाई ए इंटू वाई, है ना, ऑन बोथ साइड्स, एंड इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू ए, 0 टू ए के बीच दोनों तरफ समाकलन करने पर, और दोनों साइड साइन एम पाई बाई ए इंटू वाई से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, करो, इंटीग्रेशन आपका होमवर्क होगा, आप लोगों को करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, आप लोगों से नहीं होगा तो मैं कराऊंगी, ठीक है, हो जाना चाहिए, इंटीग्रेशन ही है। ठीक है भाई, तो जो करेगा उससे तो हो ही जाएगा, और जिससे नहीं होता है वो भी मेरे से पूछ सकता है, पूछोगे नहीं हुआ तो ही कराऊंगी, मैं सीधे वैल्यू लिखवाऊंगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट
डेल्टा वाई माइनस डी, किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, साइन एम पाई बाई ए इंटू वाई और डी वाई, और कहाँ से कहाँ तक, जीरो से इधर क्या आएगा, इधर आएगा आपके पास, किससे मल्टीप्लाई करना है, समेशन 2n पाई बाई ए एन, इसको तो बाहर ही रखो, इंटीग्रेशन में इनका तो कोई काम है नहीं, इंटीग्रेशन करना है 0 से a। देखो साइन एन पाई वाई अपॉन ए ऑलरेडी है, और हमें क्या करना है, साइन एम पाई वाई बाई ए डी वाई। इससे समझ में आ गई, इक्वेशन ये आएगी, है ना, एन बराबर लिख दो, 1 से इन्फिनिटी है, कोई इशू नहीं है। अब दो इंटीग्रेशन है, इस वाले इंटीग्रेशन को तो सॉल्व मत करना, इसको सॉल्व करना आप, यहाँ पे बताना मुझे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो होमवर्क क्या है आपका, फाइंड इंटीग्रेशन 0 टू ए साइन एन पाई वाई ए साइन एम पाई वाई अपॉन ए डी वाई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ये दो केसेस में होगा, ठीक है। फर्स्ट केस क्या होगा, इफ़ m इज इक्वस टू n, तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा, इसकी वैल्यू लगाएगी। और दूसरा इफ़ m इज़ नॉट इक्वस टू n, यानी कि पहले केस में आपको m और n को बराबर करना है और इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि आप सेकेंड ईयर में आ गए हो, फर्स्ट ईयर में आपने इंटीग्रेशन खूब किया, डबल ट्रिपल भी कर लिए, लेकिन ये तो सिंगल ही है, सिंगल तो कर लो कम से कम बेशर्मो। चलो अब m नॉट इक्वस टू n के लिए, ठीक है, m नॉट इक्वस टू n के लिए उसमें आपको m और n को दो अलग अलग क्वांटिटी माननी है। मतलब जब m बराबर n है तब तो आप m की जगह पर n लिख सकते हो, लेकिन जब बराबर नहीं है तो नहीं लिख सकते, ठीक है। अब कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको पता है, मैं तो सिर्फ नहीं आएगा तो ही बताऊंगी, आप ही लोगों को करना है इंटीग्रेशन। समझ में आ गई बात आपको, मैं सीधा वैल्यू आके कल लिखवा दूंगी, ये टॉपिक कल ख़त्म करवा के फिर कल हम शुरू करेंगे 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लाप्लास इक्वेशन की बाउंड्री कंडीशन निकालेंगे और उस पर केस लेंगे 3 डायमेंशन पे। ओके, थैंक यू सो मच।